नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सेकेंड टाइम ब्लैक बेल्ट नेशनल रेफरी, ओपन इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट श्री तनिष मालवंकर जी हैं, जिन्हें हम प्यार से तनिष सर कह के संबोधित करते हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है कि तनिष सर का सिलेक्शन आने वाले नेशनल गेम्स जो कि गोवा में होने वाला है उसके लिए हुआ है। तो आज हम उनकी ये सफलता तक की उनकी जर्नी को जानने का प्रयास करेंगे। तनिष सर, आपका स्वागत है हमारे इस खेल पर चर्चा के विशेष सत्र में। सबसे पहले तो मैं पूरे ड्रैगन वॉरियर टीम और उसी के साथ मेरे कोचेस मास्टर प्रसाद खाड़ी सर, मास्टर परेश राउत सर और मास्टर योगेश सिंह सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, इस स्टेज तक पहुँचा हूँ मैं, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम आपके एक्सपीरियंस से, आपके नॉलेज से थोड़ा सा प्रकाश लेने का प्रयास करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप ताइक्वांडो से कैसे जुड़े? सो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जैसे आपने पूछा कि मैं ताइक्वांडो से कैसे जुड़ा, तो कुछ सालों की स्टोरी यही है कि जब मैं आउट ऑफ टाउन रहता था, जो इस जगह का नाम है बदलापुर, वहाँ पर मैं पहले स्टे करता था। तो जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था तो हमारे जो स्कूल थी, स्कूल में एक लेक्चर होता था जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज कराए जाते थे, लाइक गेम्स होते थे, डांस, भरतनाट्यम, और साथ ही में एक नया लेक्चर जस्ट चालू हुआ था जो था मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो। तो हम ताइक्वांडो का कुछ भी पता नहीं था, हम जस्ट फ्रेंड्स और हम लोग का जो पूरा ग्रुप था, हम लोग ने जस्ट सोचा कि चलो एक बार ये लेक्चर अटेंड करके देखते हैं। तो मेरे जो पूरे फ्रेंड्स थे, हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गया, एक बार लेक्चर अटेंड किया तो हमें अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत सारे जो हमारे कोचेस थे, जो सर्स थे, उनसे हमने किक सीखे। लाइक फर्स्ट डे पे हम लोग ने कुछ बेसिक किक सीखे, जो करके हमें बहुत मजा आया कि मन में चाह थी कि यार बहुत मजा आ रहा है तो और एडवांस सीखने और भी मजा आएगा। तो हम लोग ने साथ ही में फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हुआ अगले और कुछ दिनों हम लोग ने सेम लेक्चर्स अटेंड किए ताइक्वांडो के, वो क्लास ज्वाइन किया। उसी के साथ धीरे धीरे और जो इंटरेस्ट था हमारा बढ़ गया, लाइक हम सबका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हम लोग ने सोचा चलो यार क्लास ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, बाद में देखते हैं कि क्या हो जाता है। तो साथ ही में हम लोग ने ज्वाइन कर दिया, लाइक प्राइवेट हम लोग ने कोचिंग चालू कर दी, और उसी के साथ लाइक इवन मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। हम लोग ने 0 से स्टार्ट किया और फिर आगे टिल डेट कंटिन्यू किया हमने। और उसके बाद फिर 2 साल में उधर ही रहा, उधर ही मैंने स्कूल में कोचिंग ली टोटली। और उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया, लाइक अभी मैं विरार में स्टे कर रहा हूँ पास्ट 7 to 8 ईयर्स से। तो यहाँ पर फिर मैंने ज्वाइन किया और कंटिन्यू किया ताइक्वांडो। तो सर यहाँ पे कैसे जुड़े, अगर वो स्टोरी बताया तो और अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कैसे जुड़ा, तो यहाँ पे जब मैंने बिहार में मैं स्टे करने आया तो यहाँ इनिशियली मुझे ताइक्वांडो कहीं नहीं मिला। लाइक जहाँ पर मैं स्टे करता था वहाँ नियर बाय मुझे ताइक्वांडो कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि नियर बाय कराटे क्लास हो रहे थे, तो चलो ये कराटे जो अलग मार्शल आर्ट्स है, ताइक्वांडो से कम्प्लीटली अलग है, तो वो ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने कराटे ज्वाइन किया, लाइक 6 to 8 मंथ्स में कराटे में था। तो कराटे कहीं ना कहीं मुझे लाइक इनकम्प्लीट लग रहा था, क्योंकि मैं टोटली ताइक्वांडो के बैकग्राउंड से था। तो कराटे मुझे लाइक उतना नहीं जमा, क्योंकि कराटे में लाइक हम सब जानते हैं कि मोस्टली पंचेस रहते हैं, और ताइक्वांडो में लाइक कंप्लीटली किक्स पे ध्यान दिया जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, जो मेरे पहले कोच थे जिनके अंडर मैंने ताइक्वांडो सीखा था, लाइक बेस से पूरा स्टार्ट किया था, मेरे मास्टर कोच कौशिक गढ़वालिया सर, उनके अंदर मैंने ट्रेनिंग ली थी। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको मेरा जो इशू था मैंने बताया कि सर मैं अभी कराटे ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन मुझे उतना नहीं जम रहा है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया, मुझे शेयर किया कांटेक्ट नंबर प्रसाद सर का और परेश राउत सर का। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो सेम ताइक्वांडो के क्लासेस विरार वेस्ट में हुआ करते थे, वहाँ पर मैंने क्लास में विजिट किया। जो मेरी ताइक्वांडो फैमिली है ड्रैगन वॉरियर टीम, वहाँ पर मैं विजिट किया, मुझे पसंद आया, जो उनका प्रैक्टिस था वो भी पसंद आया। मैंने फिर उधर ही कंटिन्यू किया और टिल डेट मैं अब तक यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोर देन 10 ईयर्स से मैं यहीं पे, और यहीं पे मैं अब तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर, तो टोटल अगर आपकी जर्नी ताइक्वांडो की, जहाँ पे आपने बदलापुर से स्टार्ट किया, विरार में भी ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो टोटल जर्नी कितनी रही है आपकी ताइक्वांडो फील्ड में? मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं था 2nd स्टैंडर्ड में, लाइक अराउंड अभी मैं हूँ डिग्री कॉलेज 3rd ईयर में। तो मोर देन 10 ईयर्स हो गए, मोर देन 10 भी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। अभी मेरा 12th या 13th ईयर रनिंग है, तो मोर देन 10 ईयर्स मैंने कंप्लीट की है। एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है मेरी ताइक्वांडो से जुड़े हुए। सर, जैसा कि हर एथलीट के लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे वो आउट ऑफ फॉर्म होता है,
वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, कि अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते। बेसिकली हम आपके साथ ट्रेन करते हैं तो हमको तो आज तक इतना लगा नहीं है कि आप अपने बेस्ट नहीं दे पा रहे, लेकिन क्या आपके लाइफ में वो फेज आया है, और अगर आया है तो इसको आपने कंट्रोल कैसे किया है? ऑब्वियस सी बात है कि हर एक प्लेयर में, हर एक एथलीट के लाइफ में ये स्टेज जरूर आता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो जो अपना 100% दे रहा है वही सेम 100% वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो वो अचीवमेंट्स के थ्रू रिसीव करेगा, वो नहीं मिलता उसे कभी कभी। तो सेम मैंने भी ये सिचुएशन फेस किया है कि मुझे जो मैंने सोचा था कि मुझे ये लेवल पे जाना है, मुझे स्टेट में मेडल मारना है, नेशनल में जाना है, तो कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो जो अचीव करना था, वो जो एक चाहत थी कि मुझे यार ये लेवल पे जाना है, इधर कॉम्पीट करना है, वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, वो तो मिल रहा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं मेरा 100% दे सकता हूँ, फिर से करेंगे हम लोग। क्योंकि मैं एज अ प्लेयर हूँ, साथ ही मैं एज अ कोच भी था, क्योंकि मैं मेरे जूनियर्स को, लाइक मेरे जो बच्चे थे उनको भी कोचिंग दे रहा था। तो एक ऐसा था कि यार अगर मैं एज अ कोच ही मैं गिव अप करूंगा तो मेरे बच्चे मेरे से क्या सीखेंगे। तो एज अ कोच प्लस एज अ एथलीट मैंने गिव अप नहीं किया, जो कुछ था मैं फिर से रिपीट करता था, फिर से जीरो से स्टार्ट करता था, और उसी के लिए फिर से मैं प्रैक्टिस करता था और सेम फिर से कॉम्पीट करता था। जैसा सर आपने बताया कि आप ऐसा कोच, बेसिकली हम भी जुड़े हैं, आपको देख रहे हैं, ब्लू बेल्ट के टाइम से आप कोचिंग कर रहे हैं एकेडमीज में, तो आप कोच हैं, एथलीट हैं, साथ ही अपने को करिकुलर अपना एक स्टूडेंट है, तो आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज कर पाते हैं कि हर चीज़ को इक्वली टाइम मिले, हर चीज़ पे एकदम डाइवर्ट नहीं होना है किसी चीज़ पे, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं? लाइक एज ए एथलीट मैंने स्टडीज भी मैंने मैनेज किया। लाइक जब मेरे 10th के बोर्ड्स थे, मुझे अच्छे से ये इंसिडेंट याद है, 10th के बोर्ड्स थे, लाइक बोर्ड्स को लाइक 3 to 4 मंथ्स ही बाकी थे, और मैंने टाइकोंडो की मेरी तो प्रैक्टिस सालों से चालू ही थी। लाइक कंप्लीटली मेरे 10th की ईयर मैंने पूरा ब्रेक नहीं लिया था, पूरा ईयर मैंने ब्रेक नहीं लिया था। लाइक लास्ट के जो 3 to 4 मंथ्स थे, 3 मंथ्स मेरे हिसाब से 3 मंथ्स के लिए मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरे स्कूल के प्लस मेरे क्लासेस के प्रीलिम्स चालू हो गए थे, तो उसी की वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लीटली जीरो पे था, मैंने कंप्लीटली पॉज किया था। जब भी मुझे घर पे टाइम मिलता था, घर पे मैं फ्री टाइम रहता था मेरे पास, तो एटलीस्ट मैं जो मेरी बेसिक एक्सरसाइज है, बेसिक किक्स है, उसकी मैं प्रैक्टिस करता था, उसकी ट्रेनिंग करता था। और कभी अगर मैं घर पे स्टडी से बोर हो रहा हूँ या रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो मैं मेरे क्लास में विजिट करता था, क्लास में मैं ट्रेन करता था, ताकि मैं थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाकी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्लास विजिट करता था, जैसे ही टाइम मिले आधा घंटा ही सही, लेकिन वहां पर जाता था, प्रैक्टिस करता था, और अपने आप को मैनेज करके लाइक दोनों का मैंने बैलेंस रखा था। ऑल्दो मैंने ब्रेक लिया था, देन टू जैसे मेरे बोर्ड्स खत्म हो गए, 12th के भी सेम बोर्ड्स खत्म हो गए, तो फिर से मैंने रिज्यूम किया, मेरा जो 100% था मैंने फिर से दिया, और उसी के साथ टाइकोंडो, मेरा स्टडीज, लाइक मेरी फ्रेंड सर्कल, सब मैंने मैनेज किया, और इसके अकॉर्डिंग मैं आगे तक चलता आ रहा हूँ। जैसा अभी आपने बताया आपका टाइम टेबल की हर चीज़ को एकदम टाइम मिल रहा है, तो ये जो नेशनल मेडल आपने मारा है सर, इस मेडल का श्रेय आपके नसीब को मिलेगा कि आपके ये टाइम प्रैक्टिस को मिलेगा कि आपके मेहनत को मिलेगा, क्या इसको देना चाहेंगे आप ये श्रेय? टू बी ऑनेस्ट, इसके पीछे सालों की मेहनत थी मेरी। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक दिन पहले प्रैक्टिस किया और दूसरे दिन मेडल मिल गया मुझे। लाइक सालों से मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, तो बहुत सारा फेलियर था, उसके पीछे सक्सेस था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारे हर्डल्स थे, जो क्रॉस करते करते मैंने ये जो एक नेशनल लेवल का जो मेडल है वो अचीव किया है। तो ऐसा नहीं है कि सबको जो सक्सेस है, किसी किसी को सक्सेस फटाक से मिल जाता है, किसी किसी को थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लगता है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है कि आप उस सक्सेस को कैसे ले रहे हो। कोई गिव अप कर देता है कंप्लीटली और पूरा उधर ही स्टॉप कर देता है, कोई रहता है कि नहीं मुझे सीखना है और कुछ सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो सेम मोटिवेशन मेरे अंदर था ड्यू टू माय कोचेस, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उसी के चलते मैंने कंटिन्यू किया, जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं मेरा 100% देते आ रहा हूँ। और उसी के साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और अभी नेशनल में रिसेंटली मैंने जो आसाम में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, वहाँ पर मैंने एज ए टीम पुंसे में, जो टीम पुंसे इवेंट है, वहाँ पर मैंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। सर आप जब जा रहे थे नेशनल स्टेट, क्योंकि स्टेट आप दे चुके थे,
नेशनल्स के लिए जा रहे थे, और उसमें भी आपने नेशनल लेवल पे कितने सारे प्रीवियस परफॉर्मेंस देखे थे जो आपके पहले हो गए थे ये, और कुछ थे जो माइंड में चल रहे थे कि ये उनका बाद में होगा। तो ये सारी चीज़ों के बीच में आपके अंदर क्या चल रहा था कि आपको अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस में रखना है, कैसे सिनेरियोज को डेवलप हो रहा था, वो सर आप बताएंगे जरा। लाइक मैंने स्टेट में पिछले 2 से 3 साल में कंटिन्यूसली स्टेट में आ रहा हूँ। स्टेट में मैं ब्रॉन्ज सिल्वर तक पहुँच रहा था, इन गोल्ड में तक नहीं मारा था। तो ये मेरा फर्स्ट नेशनल था जहाँ पर मैंने स्टेट में कॉम्पीट करके गोल्ड मेडल मारा था, और उसके साथ हम लोग आगे गए थे नेशनल में। सो लाइक फर्स्ट नेशनल था मेरा, स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग नेशनल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड आफ्टर दैट नेशनल्स। तो मेरा एक फर्स्ट नेशनल था। तो लाइक बहुत अच्छे अलग अलग अपने इंडिया से अलग अलग स्टेट से अच्छे प्लेयर्स आए थे। तो ऑब्वियसली बात है, एक प्रेशर बिल्ड हुआ था मेरे अंदर कि यार अच्छे प्लेयर्स आए, उनके सामने मुझे मेरा परफॉर्मेंस बताना है। तो ये इधर ये अच्छा ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ पर ध्यान बार बार जा रहा था। लेकिन बाद में फिर मैं खुद को काम डाउन किया, मैंने खुद से बोला कि जो कुछ अब तक तू प्रैक्टिस किया है बस उसी को तुझे परफॉर्म करना है, बाकी रिजल्ट जो कुछ रहेगा, भले मेडल लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, उसके ऊपर फिर से हम वर्कआउट करेंगे। लेकिन मुझे मेरा बेस्ट देना था, बस यही माइंडसेट था मेरा। बाकी रिजल्ट वॉट एवर द रिजल्ट में भी। तो उसी के साथ बहुत नर्वसनेस था, ऐसा नहीं कि मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, भले मैं फेस पे मेरा कॉन्फिडेंस बता रहा, लाइक बैक ऑफ द माइंड नर्वसनेस था, थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ था। दैट टू मैंने कॉम्पीट किया, फेस किया वो जो कुछ सिचुएशन था, और उसी के साथ मैंने ये प्लेस हासिल की जो कि ब्रॉन्ज मेडल मुझे। सर ये सिलेक्शन का नोटिस जब आया कि आने वाले नेशनल गेम्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके और आपके पेरेंट्स के इमीडिएट रिएक्शंस क्या थे उसके पीछे, आपको कैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ, वो सब स्टोरी बताइए जरा से। इवन जो ये क्वेश्चन इसके पीछे एक इंसिडेंट था जो कि लास्ट वीक मुझे पता चला कि जब मेरा नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ है जो कि गोवा में होने वाला है। तो मैं जस्ट क्लास में ही आ रहा था, ऑन द वे था मैं, क्योंकि मुझे बच्चों के बेल्ट एग्जाम लेने थे। तो जैसे मैं क्लास में एंटर कर ही रहा था, ऑन द वे था, तो मुझे मेरे सर प्रसाद सर का कॉल आया ऑन द वे कि तनिष कहाँ पर है तू? मैंने बोला सर ऑन द वे, मुझे बच्चों का बेल्ट एग्जाम देना है, तो जस्ट क्लास में पहुंच रहा हूँ। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, तो जल्दी से अपना बैग कर निकलना है। तो लाइक मुझे लगा कि ठीक है चलो, किधर जाना रहेगा, रेफरी को जाना रहेगा या फिर सर के साथ कहीं जाना रहेगा। तो आई वॉज लाइक ओके सर चलेगा। नेक्स्ट मंथ अपने सर का आंसर था नेक्स्ट मंथ गोवा जाना है, तो उसके लिए पैकिंग चालू करना है। तो पहले तो मैंने फिर से रिपीट करवाया सर से कि क्या सर, तो फिर से सर ने सेम चीज रिपीट की कि नेक्स्ट मंथ गोवा जाना है क्योंकि तेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल गेम्स 2023 के लिए। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी हुई मुझे कि नेशनल गेम्स जो कि आफ्टर, जैसे सर ने बताया कि आफ्टर 20 ईयर्स मौका मिला है पालघर डिस्ट्रिक्ट जो कि एक एथलीट सिलेक्ट हुआ है नेशनल गेम्स के लिए। तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी थी, बहुत एक्साइटमेंट थी वहाँ जाने की, जो कि इस साल मुझे प्राप्त हुई है। तो यस, इवन मेरे कोचेस बहुत खुश थे, इवन मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे ये न्यूज़ सुन के, लाइक कंप्लीटली दे वर शॉक। तो उसी के साथ बहुत खुशी थी, इवन मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में शेयर किया, इवन दे वर वेरी हैप्पी। सो भाई सर जैसा लास्ट हमें याद है कि आज से 20 साल पहले जब वसई विरार को ठाणे डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड किया जा रहा था, तब लास्ट जो गए थे वो स्वीडन लोपिस मैम गई थी, और उसके बाद आज आप जा रहे हो सर, आपके लिए ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से, ड्रैगन वॉरियर की तरफ से। सर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर उस एक्सपीरियंस में से मैं आपको कहूँ कि आप कुछ लाइंस हम एथलीट्स के लिए, कोचेस के लिए और सारे टाइकोंडो फैमिली के लिए बोलना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे? सबसे पहले मैं एज ए एथलीट बताना चाहूँगा कि अगर एज ए एथलीट आपने कोई भी स्पोर्ट अगर पकड़ा है तो स्पोर्ट में आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी एज अ स्पोर्ट सब लोग स्पोर्ट्स को बहुत प्रीफर कर रहे हैं, इवन एज अ पेरेंट्स सब अपने बच्चों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में डाल ही रहे हैं। तो इवन अभी आप देखेंगे तो सभी स्पोर्ट्स में बहुत कंपटीशन बढ़ गया, बहुत क्राउड आ गया सब स्पोर्ट्स में। तो अगर आपको उस स्पोर्ट्स में, आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अगर आपको अलग से स्टैंड आउट करना है, आपको अलग अलग लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक पहुंचना है, तो आपको अपना पूरा डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क सबको एक करना पड़ेगा। आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्पोर्ट के पीछे लॉयल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ, कल सो रहा हूँ, फिर से परसों मैं अपने स्पोर्ट्स के लिए ध्यान दे रहा हूँ। आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी,
अपने स्पोर्ट्स से अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो तो आप अपने कोचेस से आपको जो कोई आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उससे आप हेल्प ले सकते हो और अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हो। अच्छे से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि इवन सोशल मीडिया पे लाइक यूट्यूब फॉर एग्जांपल, इवन उधर से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। ये तो वो लोग अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि यूट्यूब है, वहाँ से वो लोग सीख रहे हैं उनका स्पोर्ट और फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कोई रीज़न ना दे, जो कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कुछ आपको मिल रहा है उसी से आप सीख के आगे बढ़े। यही मैं एज ए एथलीट कहना चाहता हूँ। और एज अ कोच अगर मुझे कुछ कहना होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई आपका स्टूडेंट होगा, जो कोई एथलीट होगा, आप उसे पुश कीजिए। अगर वो कोई टूर्नामेंट हार रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है तो उसे पुश कीजिए, आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसे गाइडेंस दीजिए और उसे आगे बढ़ने के लिए हेल्प कीजिए, ताकि एक एथलीट की वजह से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि कोई एक एथलीट जो एक गेम के पीछे पूरी जी जान डाल रहा है, लेकिन कुछ 1% की वजह से अगर पीछे छूट रहा है तो वो 1% कहीं ना कहीं वो कोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो 1% के लिए वो मेहनत करे और अपने एथलीट को पुश करे आगे। तो एज ए एथलीट, एज ए कोच, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वही मैं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि सर ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो उनका स्ट्रगल था, जो उनका एक्सरसाइज, जो उनका प्रैक्टिस शेड्यूल था वो शेयर किया। ऐसी चीज़ें शेयर की जो उनके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही थी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट को उन्होंने कैसे टेक ओवर किया, वो सारी चीज़ें शेयर की सर ने। मेरी आशा है कि हम सभी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और भविष्य में अपने देश का, अपने ज़िला का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।